हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वाहिगुरु, गुड डे। तो आज हम इस पब्लिक अवेयरनेस सेशन में बात करेंगे लकवा के बारे में। लकवा जिसको बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। लकवा में क्या होता है कि हमारे एक नर्व होती है जिसको फेशियल नर्व कहते हैं। सारी ये जो नर्व्स हैं यानी कि फेशियल नर्व और 11 और पेयर्स होते हैं नर्व्स के, जो कि दिमाग से निकलते हैं और मुख्तलिफ पट्ठों को सप्लाई करते हैं हमारे चेहरे पे, हमारे आँखों पे, हमारे गले में, और कुछ नर्व्स हमारी खून की शरीयानों और दिल तक चली जाती हैं। इन सारी नर्व्स का जो काम होता है वो ये होता है कि हमारी आँखों की हरकत, हमें बोलने में मदद करना, टेस्ट या चखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, निगलने की सलाहियत, ये सारी चीज़ें इन नर्व से कंट्रोल होती हैं। तो इन 12 पेयर्स में से एक नर्व होती है जो कि फेशियल नर्व कहलाती है और ये 7वें नंबर पर होती है। ये नर्व्स निकलती है दिमाग के पिछले हिस्से से और फिर कान के अंदरूनी हिस्से से होते हुए कुछ कान के अंदर छोटे छोटे मसल्स या पट्टे होते हैं, उनको सप्लाई करती हैं, और फिर चेहरे की बहुत सारी मसल्स को सप्लाई करती हैं जो हमारे फोरहेड से लेके चिन या इवन हमारी जो नेक है, गर्दन है, इसमें बिल्कुल एक पतली सी लेयर या शीट होती है एक मसल्स की, उनको सप्लाई करती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं चेहरे की मसल्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, कि हम जो है वो कभी उदास दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हैं, या रोनी सी सूरत हो जाती है, या फनी फेसेस बनाते हैं, उस सब में ये वाले मसल्स जो हैं ये काम करते हैं। फिर इसका एक हिस्सा हमारी ज़बान को सप्लाई करता है जो कि उस हमारी चखने की सलाहियत को लेकर जाता है दिमाग की तरफ। तो वो दिमाग फिर ये परसीव करता है कि ये टेस्ट कैसा है, ये खारा है कि खट्टा है कि कड़वा है या मीठा है। तो ये नर्व काफ़ी इस लिहाज से अहम है। अब नर्व्स आप यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो कि करंट लेके जाती हैं पट्ठों को या मसल्स को, और जब करंट उस मसल्स पे पहुंचती है तो मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर पट्ठों में हरकत आती है। अब ये होता है कि कभी कभार ये नर्व्स, ये वाली जो फेशियल नर्व है उसमें सोजिश हो जाती है, और ज़्यादातर लोगों में इस सोजिश की वजह का किसी को पता नहीं होता कि ये क्यों होती है, इसीलिए इसको इडियोपैथिक भी कहते हैं। हमारी मेडिकल साइंस की ज़बान में यानी कि जो तिब्बी वोकेबलरी है उसमें जिस बीमारी के रीज़न की या असबाब का पूरी तरह से पता नहीं होता तो उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो ज़्यादातर ये इडियोपैथिक होती है, लेकिन कभी कभार ये फैमिलियल भी हो सकती है, यानी कि फैमिलीज़ में रन करती है। अगर फैमिली में एक से ज़्यादा मेंबर्स को भी ये होती है। ज़्यादातर ये बीमारी एक ही मरतबा होती है, कुछ लोगों में ये रिकर भी होती है कि किसी को 2 मरतबा या 3 मरतबा हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अब जब हमारे पट्टे हरकत नहीं करते चेहरे के इस नर्व के मुतासर होने की वजह से, और क्योंकि वो ज़बान भी इफ़ेक्टेड होती है, तो एक तो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है कि ज़बान के आधे हिस्से से टेस्ट परसीव नहीं कर सकते, हम महसूस नहीं कर सकते। दूसरा, ये चेहरे की जो मसल्स हरकत करती हैं, जैसे ये वाली हरकत कि आप देखें यहाँ पे रिंकल्स बन रहे हैं, तो ये रिंकल्स बन नहीं पाएंगे। हमारे आईब्रो की पोजीशन एक नहीं रहेगी, जिस तरफ पट्टे कमज़ोर होंगे, जिस तरफ की फेशियल नर्व इन्वॉल्व नहीं होगी, वो आईब्रो एक थोड़ा सा छोटा होगा। हमारी आँखों के बंद करने की जो सलाहियत है वो
पट्टे भी इसी नर्व से सप्लाई होते हैं। तो अगर किसी को ये पैरालिसिस हो जाए, फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी, तो वो आंखें बंद करने का बोलेंगे तो उनकी एक आंख बंद होगी लेकिन दूसरी आंख बंद नहीं हो पाएगी। फिर अगर उनको हम दांत दिखाने के लिए कहेंगे तो ये एक तरफ के दांत दिखाई देंगे, एक तरफ के नहीं। एक तरफ चेहरा पुल हो जाएगा, खिंच जाएगा, दूसरी तरफ बिल्कुल फ्लैट लटका हुआ होगा। तो तशखीस इसकी बहुत आसान है। जनरली किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती इसकी तशखीस के लिए। इलाज में कुछ दवाएं होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करती हैं, और उन दवाइयों का कोर्स अमूमन 10 दिन के लिए दिया जाता है। दूसरी जो अहम चीज़ होती है वो आँखों की केयर है, क्योंकि आँख बंद नहीं होती तो उसमें इन्फेक्शन का खदशा बढ़ जाता है क्योंकि वो आँख खुली रहती है। तो इसलिए आँख के बचाव के सिलसिले में ये करना होता है कि जब वो बाहर निकलें तो आँख पे सन ग्लासेस लगा के निकलें। रात को सोते हुए आँख को डांप लें किसी आई पैच से या साफ गाज रख के उसको टैप कर दें, और कुछ एक्सरसाइजेस करें ताकि इनके पट्टों की वर्जिश हो, उसमें रिकवरी का अमल जल्दी हो। सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, जैसे गुब्बारा लेकर वो फुलाएं कई मरतबा और उस तरफ से पकड़ें जिस तरफ से कमज़ोरी है। फिर जैसे बबल चबाते रहने से भी चेहरे की हरकत होती रहती है, और ऐसे मुट्ठी बंद करके मुंह पे रख के गालों में हवा फुलाने से भी ये वाले पट्टों की एक्सरसाइजेज होती है। जनरली इसकी रिकवरी में कुछ हफ्तों से कुछ महीने लगते हैं, यानी कि 2-3 हफ्तों से 2-3 महीने तक। कभी कभार बहुत जल्दी भी बेहतरी आ जाती है। कुछ लोग एंटीवायरल भी देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई खास फायदा नहीं है। कुछ जो है वो मिथ्स एसोसिएटेड हैं इस बीमारी से, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का खून लगा लें, कबूतर का गोश्त खा लें, या बिल्कुल उसको डांप के रखें सर्द एनवायरनमेंट में, जैसे पंखे के सामने या एसी में ना बैठें, ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है इसकी बीमारी की रिकवरी से या बीमारी की सिविरिटी को बढ़ाने में। तो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन जो है वो आप कर सकते हैं, किसी आराम की भी ज़रूरत नहीं होती। एसी में बैठ सकते हैं, ठंडी चीज़ें खा सकते हैं, कबूतर का गोश्त अगर टेस्ट के लिए खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन उसका बीमारी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कबूतर का खून लगा के कोई टिकटॉक भर लें, कोई सेल्फी निकाल लें, तो आपकी मर्जी है, लेकिन बीमारी पे बहरहाल इसका कोई असर नहीं होता। 80% लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं, 100%। 20% लोगों में थोड़ा बहुत नुक्स रह जाता है कि थोड़ी सी चेहरे में एसिमेट्री आ जाती है, या आंख अगर वो पूरी बंद करें तो एक थोड़ी सी हल्की सी बंद हो जाती है, नॉर्मल वाली सख्ती से बंद हो जाती है। कुछ लोगों को आगे चलकर प्रॉब्लम होती हैं, जैसे जब वो खाना खाते हैं तो उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू। ये आंसू वो होते हैं जिनमें कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होते, ना ही वो बंदा रोना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाएगा तो आंख से आंसू टपक पड़ेंगे। इसी तरह से कभी कभार उनके ये आंख बंद करने से यहाँ पे हरकत आ जाती है, या होंठों की हरकत से आंख बंद होने लग जाती है। ये रिकवरी के दौरान कुछ एबनॉर्मल रीवायरिंग होती है, तो उसकी वजह से ये होता है, जिसको हम एबरेंट इनर्वेशन, री इनर्वेशन कहते हैं। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और कभी कभार एक इंजेक्शन होता है जिसको बोटॉक्स कहते हैं। काफ़ी लोगों ने आप में से सुना होगा, अपना बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, मीडिया से रिलेटेड या शोबिज से रिलेटेड लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी फेस को बिल्कुल ठीक तरह से रखने के लिए, थोड़ी सी खूबसूरती, थोड़ा सा निखार
उसको लाने के लिए। लेकिन यही चीज़ कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में भी काम करती है। तो इसमें जैसे ये एक्स्ट्रा मूवमेंट आ जाती है जिसको हम हेमीफेशियल स्पाज्म कहते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, उसमें भी काम आती है। ये जो मैंने क्रोकोडाइल टीयर का जिक्र किया, उसमें एक आँख में ग्लैंड होता है, उसमें 2-4 यूनिट वो लगाने से जो है वो आंसू आना बंद हो जाते हैं। और फिर कभी कभार कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा फेशियल एसिमेट्री रह जाती है, यंग एज के लोग हैं, एस्थेटिक पर्पसेस के लिए उसको अगर वो ठीक करवाना चाहते हैं तो प्लास्टिक सर्जन किसी हद तक हेल्प कर सकते हैं एक सर्जरी करके, और उसके बाद कुछ रीट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए, तो उससे चेहरे की सिमेट्री जो है वो बहाल हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये वाली टॉक आपके लिए रहनुमा साबित होगी कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो बीमारी में इसमें फ़ायदेमंद होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लकवा फालिज नहीं है, ये उस नर्व की सोजिश है। लेकिन इस तरह की चेहरे की एसिमेट्री फालिज पे भी हो सकती है, लेकिन जनरली फालिज में उसके साथ फिर बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, साथ में हाथ और पाँव की कमज़ोरी या सुनपना भी आ जाता है, जो कि बेल्स पैल्सी में नहीं होता। एक और सिम्टम जिसका जिक्र करना मुझसे रह गया था वो ये था, क्योंकि वो मैंने जिक्र किया था ना कि कान के छोटे छोटे मसल को सप्लाई करती है, वो जब इफेक्टेड होते हैं तो उस तरफ लाउडनेस बढ़ जाती है। तो जब बात कर रहे होते हैं तो उनको वो तरफ वाला कान जिसमें फेस इफेक्टेड है, मुतासर हुआ है, उस तरफ उनको आवाज़ जो है वो ज़्यादा लाउड, ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है। तो हल्की आवाज़ भी उनको बहुत ज़्यादा लगती है उस तरफ की। तो ये जो है वो मुख्तसर सा खुलासा है इस बीमारी के बारे में जिसको हम लकवा या बेल्स पैल्सी कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।